स्टूडेंट आज फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये अगर टॉपिक देखना बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लो क्वेश्चन के लिहाज से। लेट्स सपोज आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करें काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक या वर्ड काइनेटिक से मुराद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी समझ जाते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, क्योंकि वो हमारे पास मोशन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और रोटेशनल काइनेटिक है। वो डिपेंड करते हैं हमारे पास जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसका हमारे पास मोशन कैसे, उसके मोशन की बुनियाद के ऊपर डिपेंड करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी वो कौन सा है। अब वर्ड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। क्या मतलब होता है? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जिसे उर्दू में कहते हैं तशरीह करना, तशरीह करना। और टेम्परेचर से मतलब टेम्परेचर, तो हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारे पास। तो चंद की बातें अकॉर्डिंग टू केएमटी जो हमने प्रीति गैस के उसके बारे में चंद का बातें करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं तो काइनेटिक हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनका मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। हमारे पास रैंडम मोशन कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द बॉल ऑफ एयर। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। देन हमारे पास आने तो उनकी कुल है गैस के मॉलिक्यूल जो थे, क्योंकि ये वाला हमारे पास लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये इधर जाके इधर बॉल ऑफ एयर के साथ ऊपर स्ट्राइक करते, फिर इधर से जाके इधर स्ट्राइक करते हैं, फिर ऐसे जाके इस बॉल ऑफ एयर के साथ करते हैं। इनका जो मोशन होता है वो कहते हैं रैंडम मोशन होते हैं और कुलैयन भी होते हैं एक दूसरे के साथ भी होते हैं एंड बॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी होते हैं। देन हमने कहा कुलैयन और कुलैयन भी होती है हमारे पास। ये कैसे कुलैयन होते हैं? इलास्टिक कुलैयन। कौन से इलास्टिक? इलास्टिक कुलैयन वो वाली कुलैयन जिसमें हमारे पास जो मोमेंटम होता है हमारे पास सब्सटेंस का वो क्या होता है? कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एंड देन थर्ड वन बात हम करते हैं प्रेशर। अब गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है किसकी वजह से? जब वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कहते हैं टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ वो कहते हैं कोलाइड करते हैं, उस दौरान जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को बेसिकली हम कहते हैं प्रेशर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास वॉल ऑफ कंटेनर है ये, अब ये एक वॉल ऑफ गैस का मॉलिक्यूल है, अब ये ऐसे मूव कर रहा है और इसने जाके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराया है, इसने क्या लगाया? फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो थर्ड वन बात हमने की प्रेशर। प्रेशर ये तो हमने केएमटी की मदद से हमने क्या कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल के बारे में चंद एक बातें पढ़ी। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल क्या, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? बस PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। अब हमें पता है m क्या है, यहाँ पर n क्या है और हमारे पास c स्क्वायर बार है। m क्या है हमारे पास? यहाँ पर m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, mass of one molecule, and is the number of molecules, number of molecule, इनके टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। और c स्क्वायर बार जो है इसे हम कहते हैं एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज या फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये यहाँ तक क्लियर है कि ये हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार, ये हमारे पास क्या है? इनकी काइनेटिक इक्वेशन। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with the one molecule of the gas। क्योंकि हमने कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है जो कि एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट। अब लेट्स सपोज मैं कहते हैं ये हमारे पास एक कार है, अब मैं कहते बेटा जी इसकी आपने क्या आता है, इसकी आपने मुझे काइनेटिक एनर्जी है। आप कहते हैं सर जी
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप हमें इसका मास बता दें, इसकी वेलोसिटी बता दें, हम इसकी क्या बता दें, इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दें। सेम इसी तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम सी स्क्वायर बार। अब आप कहते सर यहाँ तो आपने बी स्क्वायर लिया और यहाँ पर सी स्क्वायर बार लिया। अब यहाँ पर सी स्क्वायर बार इसलिए लिया कि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर उन सब की जो आपस काइनेटिक एनर्जी तो हम क्या करते उनका एवरेज लेते उनका मीन लेते। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर एवरेज लेने यहाँ पर हमने क्या लिया, मीन लिया हमने यहाँ पर। अब वही दोबारा से हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। अब मैं कहता हूँ कि आपको ना ये वाली जो चीज़ है ये वाली इसमें कुछ इस तरह की इक्वेशन तो लगाएंगे, इस तरह की चेंजिंग लगता है। हमने क्या करें, अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी। हमने क्या किया, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2 के साथ हमने क्या करना, मल्टीप्लाई भी करना, क्या करना, डिवाइड करना। कौन सी इक्वेशन, किस इक्वेशन, तो ये कुछ इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। पी वी इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है, 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। ये हमारा। अब हमने क्या करना है, 3 को बाहर लाना है, 2 को अंदर लेके जाना है। पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन को भी बाहर लेना, एन इज इक्वल टू 1/2 एम सी स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन है। अब ये 1/2 एम सी स्क्वायर बार की जगह हम ये प्रूव कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है ना गैस के मॉलिक्यूल, वो हमारे पास 1 मोल हमने गैस लिया। अगर हमने 1 मोल गैस लेते यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो हमारे पास बात हो गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब मैं कहता हूँ ये जो हमारे पास पी वी है ना, इसकी जगह पर मैं एक और फैक्टर लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जनरल गैस इक्वेशन की हमने मदद लेनी है बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के फॉर 1 मोल एक मोल ऑफ गैस के लिए हमने जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर एन के यहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोल्स है, एन की जगह वैल्यू 1, तो ये क्या देंगे, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, पी वी की जगह करना है इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, हमने आर टी की वैल्यू क्या करना पुट करनी है हमने। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगी, आर टी इज इक्वल टू 2/3 एन ए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमने क्या करना है, हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से एक से लेकर दूसरी चीज को हमने दूसरे पे, ये हमने कुछ इस तरह से इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 आर डिवाइडेड बाय 2Na साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने। ये वैसे तो आर टी 3 यहाँ पर डिवाइड कर इधर जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होना है, और Na और 2 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई इस साइड पे लेके जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट बुक की एक बात करते हैं। टेक्स्ट बुक हमें ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो फैक्टर ये 2R 3R2 और Na ये हमारे पास क्या कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट
मल्टीप्लाई टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को बेसिकली हम क्या करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर करें। क्या करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये भी है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर आवर एंडिंग जिन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं, एक नए कांस्टेंट की कंडीशन मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब इसकी जो वैल्यू है, अगर हम आर की वैल्यू लें 0.0813 और उसको हम एन के ऊपर डिवाइड करें, हमारे पास जो वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल पर केल्विन, ये हमारे पास आ गया। इसको हम एक नए कांस्टेंट जिसे हम के कहते हैं, उस के का लिख लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 KT। ये रिलेशन तो हमने क्या करना था, फाइंड करना था इनके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो हमारे पास क्या डायरेक्ट रिलेशन है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमने फाइंड कर लिया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, फॉर गैसेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर is directly proportional to average translational काइनेटिक एनर्जी। इनके गैसेस के लिए हमारे पास जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो किस चीज़ के डायरेक्ट, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक। गैसेस है सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस है लिक्विड। फॉर सॉलिड्स absolute temperature is directly proportional to average vibrational kinetic energy। किस चीज़ के देखने के हमारे पास जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन, और हमारे पास लिक्विड और गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ये तो हमारे पास आज के लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने क्या किया, हमारे जो काइनेटिक एनर्जी उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है हमारे पास। यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।